गाइस व्हाट्सअप। तो मेरे काफ़ी सारे जूनियर्स के मन में ये एक क्वेश्चन रहता है कि क्लास 9 से अब 10th में तो आ गए, लेकिन कैसे स्टार्ट करें, कैसे हम लोग उसमें पढ़ाई करें और कैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर सके। मतलब जो स्टार्टिंग होती है ना, अगर क्लास 10th की स्टार्टिंग से ही हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हैं या फिर एक अच्छे मोमेंटम में पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और जो लोग स्टार्टिंग में उतना ध्यान नहीं दे पाते, फिर उनको लास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप क्लास पूरा 10th आपका कवर हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे, तो धीरे धीरे करके आपका सिलेबस भी कवर होता रहेगा। और अगर आप लास्ट में मेहनत करेंगे तो फिर वही है कि एक दिन में 8 घंटे पढ़ लो, एक दिन में 10 घंटे पढ़ लो, वरना फिर एग्जाम तो गया। तो आज की इसी वीडियो में हम लोग स्ट्रेटजी पॉइंट है क्लास 10th में आ गए क्या करें, कैसे करें, वो सब आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब समझते हैं कि हाँ भाई इस तरह चलना, स्कूल में हैंड पीछे करके और टीचर से अच्छे से बात करना, भाई वो ठीक है, डिसिप्लिन है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन का एक और भी मतलब होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये, जैसे अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप कोई चैप्टर को सुन रहे हैं, मतलब यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या, सभी बच्चों की आदत होती है कि थोड़ी देर पढ़ लिया, फिर उसके बाद बैक किया और कुछ और ओपन करके यूट्यूब में शॉर्ट्स देखने लगे या फिर गेम खेलने लगे। तो उस चीज़ को हटाना है हम लोगों को। अब कोई आपके पेरेंट्स या फिर टीचर्स परमानेंट आपके फ़ोन की स्क्रीन में, लैपटॉप की स्क्रीन में नहीं देखता रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, अभी थोड़ी देर बाद में गेम कर लूँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टारगेट सेट करने हैं। टारगेट मंथली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, डेली भी हो सकते हैं कि हाँ इस मंथ में मुझे 4 चैप्टर्स इस चैप्टर ये सब्जेक्ट की या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के कंप्लीट करने हैं। तो उस हिसाब से एक वीक में एक चैप्टर हो गया। अब उसमें भी आप लोग डिवाइड कर लीजिए कि एक डे में यानी एक दिन में मुझे कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, या फिर अगर कोई छोटा सा चैप्टर है तो एक दिन में कितने चैप्टर का पार्ट कवर करना है। तो ये होता है टारगेट सेट करना। अगर आप अपने टारगेट को सेट नहीं करेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ माइंड में सोच लेते हैं कि हाँ आज मुझे ये करना है, लेकिन फिर उसमें उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आ पाती। लेकिन अगर आप लिख के टारगेट को सेट करेंगे तो फिर उसमें आपकी ज़्यादा एफिशिएंसी आ पाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है और फिर उसके बाद आपको अपने टारगेट सेट करने हैं कि स्टार्टिंग से ही, जैसे आपका सेशन स्टार्ट होगा क्लास 10th का, तो आपको पहले दिन से अपने टारगेट सेट कर लेने हैं, गोल सेट कर लेने हैं कि मुझे एक महीने में कम से कम साइंस का एक चैप्टर हो जाना चाहिए, मैथ्स का एक चैप्टर, मैथ्स के 2 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब उसके लिए आपने टारगेट तो सेट कर लिया, लेकिन उन टारगेट को अचीव कैसे करेंगे, उन गोल्स को अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब कि लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए, या फिर किसी भी चीज़ में अगर आप लगे तो उसको बीच से स्किप नहीं करना है, उसको लगातार करते ही रहना है। अब तो ये 3 पॉइंट हो गए। सेल्फ डिसिप्लिन आपको पहले रहना है, अपने टारगेट सेट करने हैं, चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो। फिर उसके बाद अब टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि नहीं मुझे करना तो करना, जिसको कहते हैं हिंदी में दृढ़ निश्चय। तो आपको दृढ़ निश्चित रहना पड़ेगा कि अगर मैंने आज का टारगेट ये सेट किया है तो मुझे कंप्लीट करना ही है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो पहले थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं फिर उसके बाद कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले अपने टारगेट कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद मन हो तब खेलना, ठीक है। तो बीच में अगर आप पढ़ाई के बीच में कुछ और काम करने लगे तो फिर वो जो मेंटेन रहता है मोमेंटम, वो ब्रेक हो जाता है। तो आपको मोमेंटम नहीं ब्रेक करना है। आप अगर एक बार पढ़ना चालू कर दें तो जो भी आपका टारगेट है, एक चैप्टर का, 2 चैप्टर का, या फिर कोई टॉपिक का, उस टॉपिक को पहले बीच में स्किप मत करिए, उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद ही कोई दूसरा काम स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद आता है बुक्स। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो रहता है वो बुक्स का रहता है कि कौन सी बुक्स लें। एनसीईआरटी तो सबके पास रहती है, लेकिन एक्स्ट्रा में कौन सी बुक्स लें। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में, ऐसे स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं तो काफ़ी बार टीचर्स क्या करते हैं कि अलग अलग बुक्स से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। लेकिन अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो बुक्स में सिर्फ एनसीईआरटी इनफ होती है। मतलब एनसीईआरटी के बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। अब काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, नहीं, उससे मतलब नहीं है। जो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, मींस अगर आपके किसी भी चैप्टर में कोई एक लाइन दी हुई है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपकी स्क्रीन पर एक लाइन आई होगी, उसमें बताया गया है ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये एक चैप्टर है फिजिक्स का। इसमें पूछा गया था, ये लाइन दी हुई है कि 15 एम्पियर का करंट काफ़ी हाई पावर रेटिंग जैसे गीजर्स हो गए, इन सारे अप्लायंस में यूज़ होते हैं। फिर मेरे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको देख लीजिए,
ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला कि एनसीईआरटी में एक लाइन दी रहेगी और आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो उसके लिए क्या करना है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है। लेकिन 2 सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया और साइंस हो गया, तो बाकी के जैसे एसएसटी हो, हिंदी, इंग्लिश, इनमें तो आपको कोई दूसरी बुक की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन मैथ्स में और साइंस में, स्पेशली इन दोनों सब्जेक्ट्स में काफ़ी सारे बच्चे नए नए बुक्स खरीदते हैं। कोई साइंस में अलग अलग खरीदता है, मॉडर्न एबीसी, एस चांद, और कोई मैथ्स में आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा। तो मैं क्या कहूँगा, आप मैथ्स के लिए ठीक है आप आर.डी. ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है एनसीईआरटी के बाद में। पहले आपको एनसीईआरटी पूरी तैयार करनी है, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगर आपका और मन है कि मैं और पढ़ूँ और टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करूँ, उसके लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले सकते हैं। उसके भी जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है। और अगर साइंस की बात करें तो साइंस में भी इसी तरह एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक है, वरना फिर जो आपकी मर्जी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल के लिए नोट्स अलग बना रहे हैं। जैसे टीचर होता है, अब आप स्कूल जाएंगे तो टीचर अपने काफ़ी सारे रहते हैं खुद के नोट्स बनाते हैं, और कुछ टीचर क्या कहते हैं कि बेटा हम जो बनवा रहे हैं नोट्स, आप उसी नोट्स को बनाइए। तो आप क्या करिए, जैसे कोई टीचर कहता है कि बेटा आप हमको नोट्स बनवा दो, हम आपकी बस चेक कर देंगे, तो आप घर के लिए भी वही नोट्स बनाओ, लेकिन हाँ जो भी नोट्स बनाओ एकदम अच्छे से बनाओ, एनसीईआरटी बेस्ड बनाओ। और जैसे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं तो उसको भी उसमें नोट डाउन कर लो। लेकिन जो टीचर कहता है कि नहीं हमारे ही नोट्स आपको प्रेफर करने, तो उसके लिए आप उसके नोट्स बनाइए स्कूल में, और घर में आकर आप एनसीईआरटी में जैसे केमिस्ट्री हो गया तो केमिस्ट्री में आप अंडरलाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी में मेन पॉइंट को। तो अगर आप नोट्स ना भी बनाना चाहें तो आप सिर्फ एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं आता, एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा क्वेश्चन पेपर रहता है। फिर उसके बाद डोंट स्किप, जैसे आपकी स्क्रीन में अभी एक फिगर आया है, ये केमिकल रिएक्शन जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये उसका फिगर है। अब इसमें काफ़ी सारे लोग देखते हैं कि हाँ एक गर्ल बनी हुई है जो कि मतलब कि FeSO4 को हीट किया जा रहा है, तो उसमें वाफ्ट करना है गैस को, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारे लोग देखेंगे कि हाँ फिगर है उसमें FeSO4 को हीट किया जा रहा है और ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बस हो गया काम। नहीं, इससे काम नहीं है। अभी इससे भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब FeSO4 को हीट किया जाता है तो कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने होते हैं। तो ये आपको एनसीईआरटी की किसी भी लाइन में नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में वो फिगर दिया हुआ है, इस वजह से उससे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो माउथ होता है टेस्ट ट्यूब का, वो हमको अपने नेबर्स यानी जो आपके आसपास जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके आसपास अगर कोई खड़ा है तो उसकी नोज की तरफ आपको नहीं लेके जाना है, या फिर खुद के भी। और जो गैस इवॉल्व हुई है उसको चेक करने के लिए डायरेक्ट नोज से नहीं चेक करना है, हल्की हल्की वाफ्ट करनी है गैस, क्योंकि मतलब धीरे धीरे वाफ्ट करेंगे तो हल्की सी गैस अंदर जानी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होती है। तो नोट्स का हो गया, बता दिया कि कैसे हम लोग को हर चीज़ पढ़नी है, इसकी कुछ भी नहीं करना है। एनसीईआरटी में कहीं से भी अगर आपको एक लाइन मिल जाएगी वहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो हमको कुछ भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ पूरा पढ़ना है। फिर लास्ट पॉइंट आता है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आपने साल भर चाहे जितना भी पढ़ा हो, रिवीजन नहीं करेंगे सब भूल जाओगे। रिवीजन कैसे, आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा, ठीक है, आपने स्टार्टिंग के 1-2 महीने में लाइट चैप्टर पढ़ा, फिर उसके बाद ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया और फिर मैग्नेटिक, तो लास्ट तक आते आते आप भूलेंगे तो ही। लाइट की भी भले ही आपकी याददाश्त कितनी भी ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर होंगे जो आप भूल जाएंगे। उसके लिए आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कहाँ से करना है, वो भी आपको एनसीईआरटी से ही करना है। जैसे आपने स्टार्टिंग में पूरा एक बार एक्सप्लेनेशन देख लिया, उसको एनसीईआरटी पढ़ लिया, लेकिन लास्ट टाइम पे यानी एग्जाम टाइम में आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन फिर से पढ़नी है। ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि 10th के चैप्टर्स उतने भी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, इतने भी बड़े नहीं है, तो आपको रिवीजन करना है, जिससे फिर आपके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे। तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि कैसे आपको क्लास 10 में एंटर करना है, कैसे उसको स्टार्ट करना है, और कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे। तो थैंक यू गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।